नमस्कार, बिहार की नंबर 1 बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं संतोष गंगवार। वैसे तो बिहार ड्राई प्रदेश है। साल 2016 से ही बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन बिहार में नशा का कारोबार फिर भी हो रहा है। पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, लगातार तस्करों को पकड़ा भी जा रहा है। बावजूद इसके नशे की तस्करी लगातार जारी है। आज बिहार के मोतिहारी और पूर्णिया दोनों जगह ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मोतिहारी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और मोतिहारी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 किलो गांजा, हेरोइन के साथ ब्राउन शुगर बनाने वाले केमिकल के साथ 5 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त ड्रग्स की कीमत 7 करोड़ रुपए की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां नेपाल के रास्ते बिहार में हेरोइन की तस्करी की जा रही थी, फिर बिहार के दूसरे जिलों में इसकी सप्लाई होनी थी। वहीं पूर्णिया में 5 किलो 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत 1 करोड़ रुपए आकी जा रही है। वहीं मणिपुर के रास्ते बिहार में तस्करी की जा रही थी। अब ऐसे में सवाल है कि शराबबंदी वाले बिहार में आखिर सूखे नशे का कारोबार बढ़ कैसे रहा? क्या कार्रवाई नहीं की जा रही है? यह सवाल विधानसभा में पूछा गया तो विधानसभा में सरकार की ओर से इसका जवाब भी दिया गया। कहा गया कि 1 अप्रैल 2016 से 8 फरवरी 2024 तक सूखे नशे की रोकथाम के लिए 397 छापेमारी हुई है। इस दौरान 440 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। छापेमारी में 15,232 किलोग्राम से ज्यादा गांजा, 3.5 किलो चरस, 500 ग्राम भांग, 57 किलो 200 ग्राम अफीम, 43 लीटर कोडीन युक्त कप सिरप, 22 लीटर कप सिरप और 19,490 लीटर फेंसाडिल कप सिरप को जब्त किया गया। जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि खांसी वाले कप सिरप का इस्तेमाल लोग नशे के तौर पर भी करते हैं। अब बड़ा सवाल यही कि शराबबंदी वाले बिहार को ड्रग्स से कैसे बचाया जाए। चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस के दौरान हम पूछेंगे, शराबबंदी के बाद नशे की नई लत का इलाज क्या है? कैसे युवाओं तक पहुंच रहे नशे की पुड़िया? यह अपने आप में बड़ा सवाल। किसकी मिली भगत से हो रहा है नशे का कारोबार? बॉर्डर पर कोताही बिहार पर कहीं भारी ना पड़ जाए। युवाओं की हरकत पर परिजन ख्याल क्यों नहीं रखते, ध्यान क्यों नहीं रखते? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सरकार का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव जी जुड़ रहे हैं। विपक्ष का पक्ष रखने के लिए आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और नशा मुक्ति केंद्र के एचओडी डॉक्टर प्रोफेसर संतोष कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और इसी बीच मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि चितरंजन गगन जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। डिबेट की शुरुआत मनीष जी आपसे कर लेते हैं। शराबबंदी के बाद भी नशे की नई लत का आखिरकार इलाज क्या है? देखिए संतोष जी, बिहार के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में गांधी जी के सपनों को वो पूर्ण करना चाहते हैं। उन्होंने शराबबंदी पर कई अभियान भी चलाया है और शराबबंदी को लेकर बिहार में उनके कई लोग उनकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी गांधी जी के सपनों को बिहार में उतारना चाहते हैं। आपने देखा होगा 2016 के बाद जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, बिहार की महिलाएं जब आदरणीय नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकले थे तो बिहार की महिलाएं आदरणीय नीतीश कुमार जी से आग्रह किया था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में शराबबंदी लागू करिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की महिलाओं को इस मांग पर बिहार में शराबबंदी लागू किया। बिहार में शराबबंदी है भी, लेकिन कुछ लोग इसमें गड़बड़ी करते हैं, उस पर कार्रवाई भी होती है। बिहार में आज चाहे किसी जिले में आप चले जाइए, दिन हो या रात, आज किसी भी व्यक्ति को ये ताकत नहीं है कि शराब पीकर रोड पे हंगामा कर सकता है। जो भी इस प्रकार में पाए जाते हैं तुरंत उन पे कार्रवाई होती है और उनका जो स्थान है वहां निर्धारित है। अभी जो आपने पूर्णिया की चर्चा की है, पूर्णिया में देखिए रात के, जो मुझे जानकारी है, जो मीडिया में खबरें आई है, रात के 2 बजे पूर्णिया पुलिस के द्वारा इन लोगों को पकड़ा गया है। तो आप देखिए सरकार और हमारा प्रशासन, पुलिस कितना सख्त है कि आप जहां भी इस तरह की हरकत करते दिखेंगे तुरंत आप पर कार्रवाई हो जाएगी। तो कानून के साथ साथ हमें लगता है कि हमें सामाजिक जागरूकता का भी यह विषय है। कानून तो अपना काम कर ही रही है और कानून से कोई बच नहीं सकता। कोई कितना बड़ा भी आदमी कोई क्यों ना हो, अगर वो गलत करेगा, अगर वो इस प्रकार के धंधा में शामिल होगा तो कानून तो अपना डंडा उस पर चलाएगा ही। क्योंकि नीतीश कुमार जी का यह सुशासन है, ये बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है।
लेकिन सवाल ये भी तो बन रहा है ना कि युवाओं तक आखिरकार ये जो नशे की पुड़िया है वो पहुंच कैसे रही है? नहीं संतोष जी, मैंने आपको इसलिए तो बोला कि आप ये सोचिए ना कि रात के 2 बजे हमारी प्रशासन, हमारी पुलिस प्रशासन कितनी चुस्त है कि रात के 2 बजे ऐसे जो ये सब चीजों में जो शामिल थे उनको हमारी पुलिस पकड़ती है। तो आप ये देखिए कि हमारी पुलिस कितने चुस्त हैं कि जहां भी इस प्रकार के लोग इसमें शामिल होते हैं और तुरंत उस पर कार्रवाई होती है और उनका जो स्थान है वहां उन्हें पहुंचा दिया जाता है। तो कानून के साथ साथ हमें लगता है कि हमें अपने घर, परिवार, समाज में एक जागरूकता का भी यह विषय है। हमें आपस में बैठ के चर्चा करनी चाहिए और कैसे ये लोगों को, नया पीढ़ी को यह हमें बताने की आवश्यकता है कि यह गलत है। हमें लगता है कि इसमें चर्चा, हम घर परिवार के जो लोग हैं, जो समाज के प्रमुख लोग हैं, उन्हें भी इस पर आगे बढ़ के आना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर प्रोफेसर संतोष कुमार जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नशा मुक्ति केंद्र के एचओडी भी हैं। संतोष जी, आपके पास लगातार इस तरह के केसेस आते होंगे कि कम उम्र के युवा, अधिक उम्र के युवा, अधेड़ या बुजुर्ग लगातार नशे के शिकार होते चले जा रहे हैं। किस किस तरह के केसेस अभी तक आपके पास आ रहे हैं और किस किस उम्र के जो लोग हैं वो नशा ज्यादा कर रहे हैं? क्या शराब के भी आदी लोग आ रहे हैं आपके पास या सूखे नशे के जो आदी लोग हैं उनकी संख्या बढ़ी हुई है? संतोष जी, धन्यवाद आपका इस सवाल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन अगर आप डेमोग्राफिक्स चाह रहे हैं तो एग्जैक्ट डेटा कहना मेरे लिए अकेले एक सेंटर से मुश्किल है। हाँ, लेकिन इन जनरल जो सूखा नशा है, जो हम कहते हैं, जो ब्राउन शुगर है, स्मैक है, उसका दूसरा नाम स्मैक है, तो इससे पीड़ित यूजुअली यंगस्टर्स हैं। मतलब 15 से लेके 25-30 साल की उम्र तक के लोग, 40 साल की उम्र तक के लोग सूखे नशे में आते हैं। और यदि आपका सवाल शराब के लिए है तो वो यंगस्टर से शुरू होकर 50, 60, 70 तक की एज के लोग आते हैं उसके लिए। मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं कि जब आप उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो दवाओं के साथ आप ट्रीटमेंट करते होंगे, उसके अलावा उनकी मानसिक स्थिति को बदलने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? डेफिनेटली जो नशे का इलाज है वो बायोसाइकोसोशल है। इसका मतलब है कि हम दवाइयों से इलाज करते हैं, साइकोलॉजिकल यानी उनके मन को बदलने की कोशिश करते हैं, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल अटेम्प्ट है। एट द सेम टाइम जब कम्युनिटी में जब ये मरीज ठीक होकर वापस जाते हैं तो उनके रिश्तेदारों से भी हम बात करते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि वहाँ कम्युनिटी में फिर भी ये दवाइयाँ कंटिन्यूड रखें, बार बार हमसे मिलने आते रहें ताकि इनका समग्र इलाज हो सके, क्योंकि केवल दवाइयों से इलाज किसी का भी संभव नहीं है। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि बिहार में शराबबंदी के बाद से ये ठीक है कि शराब के जो केसेस आ रहे थे वो उतनी बड़ी तादाद में नहीं आ रहे, कई जगह पकड़ी भी जा रही है शराब, तो वहां पर पुलिस एक्शन में भी नजर आ रही है। सूखा नशा भी जो अड़ोस पड़ोस के राज्यों से या दूसरे देशों से आ रहा है वहां पर भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि बिहार की जो पब्लिक है, बिहार की जो जनता है, युवा है, उनको टारगेट आखिर इतनी आसानी से क्यों बनाया जा रहा है? अभी आपने डॉक्टर संतोष कुमार जी से पूछा कि इसका इलाज क्या जी, तो इन्होंने कहा कि बायोमेडिकल और साइकोसोशल। मैं मानता हूं कि साइकोसोशल ज्यादा है जी। जो एडोलेसेंट एज में जो बच्चे होते हैं, जो युवा बच्चे होते हैं, उनको एक इंटरटेनमेंट के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, या वो कभी कभी स्ट्रेस को कॉप अप नहीं कर पाते हैं, इस वजह से आसानी से इस तरह के नशे के शिकार हो जाते हैं। तो समाज और सरकार दोनों का जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं हो, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये 7 करोड़ और 1 करोड़ के ब्राउन शुगर पकड़े गए, कई खेपे पकड़ी गई हैं। और शराबबंदी के बाद एक सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आप कैसे सूखे नशे से बिहार को बचाएंगे। आप बॉर्डर तो बदल नहीं सकते हैं, नेपाल से सटा हुआ आपका बॉर्डर है, नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ आपका राज्य का बॉर्डर है, और भी कई राज्यों से तस्करी होती है। तो जो स्मगलर है, स्मगलर को रोकना तो सरकार की जिम्मेवारी है ना। ठीक है, इन नौजवानों को रोकने के लिए आप अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाते हैं, जो साइकोसोशल ट्रीटमेंट के द्वारा आप उनको कर सकते हैं कि वो एडिक्शन सेंटर में ना जाए, उनको डी एडिक्ट कैसे किया जाए। लेकिन अभी मैं एक डेटा देख रहा था DRI का, देश में
सबसे ज्यादा पहला राज्य बिहार है जहां गांजे का कंजम्पशन होता है, पहला। दूसरे पर नागालैंड है, तीसरे पर उत्तर प्रदेश है। भाई डीआरआई का रिपोर्ट है, तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम नारकोटिक्स कंट्रोल ये जो ब्यूरो है उसके साथ हम बिहार की पुलिस कोऑर्डिनेट करेगी और कोऑर्डिनेट करके इसको चेक एंड बैलेंस करेगी। चेक एंड बैलेंस आप करेंगे, इसके पहले उन जो छोटे छोटे झोपड़ियों में, झुग्गियों में जहां ये पुड़िया बेची जा रही है, अफीम का, ब्राउन शुगर का, हेरोइन का, चरस का, गांजे का, भाई आपका इंटेलिजेंस इनपुट तो कुछ तो रहा होगा। अब कहाँ इंटेलिजेंस इनपुट कहाँ चला जाता है? जो वो तस्कर इन बच्चों को एडिक्ट करा रहे हैं, उसके शिकार बना रहे हैं। और आपको तो कई जगह आपके क्लिपिंग में आ रहा है, जो छापेमारी हुई है उसमें इंजेक्शन लेते हुए बच्चे, जो अच्छे परिवार के बच्चे हैं, वो उसके शिकार हो रहे हैं। शराबबंदी के बाद चूंकि ये पुड़िया 100 रुपए से लेके 5 रुपए तक का मिल जाता है, तो ये सस्ता मिलने की वजह से वो बच्चे इसके आसानी से शिकार हो जाते हैं। कई स्कूल और कॉलेज के आसपास में ये जो ड्रग पेडलर्स हैं वो आपको घूमते हुए, टहलते हुए मिल जाएंगे। अगर चेक एंड बैलेंस सरकार की होती, पुलिस, इंटेलिजेंस, नारकोटिक्स ब्यूरो, सबका कोऑर्डिनेशन होता, तो शायद इनको चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन अगर केवल आप अवेयरनेस पर छोड़ देंगे कि समाज इसके लिए तैयार हो जाए, समाज कौन बच्चा चाहेगा, पिता चाहेगा, परिवार चाहेगा कि हमारा बच्चा जो है वो ड्रग एडिक्ट हो? वो तो नहीं चाहेगा। लेकिन अगर उस स्मगलर पर, वो जो ड्रग पेडलर्स हैं, उन पर आप लगाम कसेंगे तो शायद इस पर ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। और जो इस सूखे नशे हैं, मैं एक लाइन में कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जी जी। ये ब्रेन को जिस तरह से स्टिमुलेट करता है, जिस तरह से हेलुसिनेशन में बच्चे जाने लगते हैं, एडिक्शन में जाने लगते हैं, फिर उनको डी एडिक्ट करना एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो क्यों न इसकी जड़ों को ही काट दिया जाए। तस्करी कहाँ से होती है, ये ड्रग्स पेडलर कौन है, सप्लाई कहाँ से होती है, जब तक आप उस चेन को, ड्रग्स जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है और जो आपकी पुलिस है, दोनों के मिलने के बाद कोऑर्डिनेशन बनाइए, और उसको जब तक उसकी जड़ें आप नहीं काटेंगे, ये तस्कर जो हैं वो फसल काटते रहेंगे। उड़ता पंजाब एक फिल्म बनी थी, बिहार भी उड़ता पंजाब बिहार की तरफ बढ़ जाएगा। तो वहां पर सरकार की एक जिम्मेवारी है। ठीक है, मनीष जी से इसका जवाब ले लेते हैं। मनीष जी जवाब दीजिए। संतोष जी, मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारे पुलिस प्रशासन एकदम चुस्त है। आज अगर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं रहती तो रात के 2 बजे इतनी बड़ी खेप नहीं पकड़ी जाती। तो हमारी प्रशासन तो पूरी चुस्त है। आप पूर्व में भी देखे होंगे कितने लोग पकड़े गए हैं। प्रशासन एकदम दिन हो या रात हो, किसी भी बॉर्डर पे हो, अगर थोड़ी भी उन्हें कोई सूचना मिलती है, तुरंत वहां छापेमारी होती है और उनकी गिरफ्तारी होती है। तो उन्होंने जो सवाल पूछे कि तस्करी कहां से हो रही है, तस्कर कौन है, चैन कहां तक है, और जो सप्लाई की जा रही है वो कहां तक की जा रही है, इसका डेटा है कुछ सरकार के पास? फिर संतोष जी, आज पूर्णिया एसपी जो जिन लोगों को पकड़ा है और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें भी उन्होंने ये बातें कही कि इसमें जो लोग भी शामिल होंगे सबकी उस पर जांच हो रही है और उनके सारे चीज को खंगाल कर उसके सामने लाया जाएगा और सब पे कार्रवाई होगी। हमारी सरकार, कोई भी कितने बड़े भी उसमें माफिया क्यों ना हो, अगर जहां भी उन्हें सूचना मिलेगी, इन्वॉल्व होंगे, उन पे कार्रवाई होगी। आप आज अगर इस चैनल का आपने ये टॉपिक भी बनाया है तो हमारे प्रशासन के कारण, हमारे पुलिस प्रशासन ने रात में उन्हें पकड़ा, आपको सूचना मिली, तो ये तो हमारे प्रशासन की दाद की बात है ना, कि दिन हो या रात हो, वो हमेशा इन चीजों के खिलाफ एक्टिव है, सक्रिय हैं। तो कानून, मैं मानता हूं कानून के साथ साथ हमें सामाजिक जागरूकता का भी यह विषय है। कानून तो अपना काम करेगा ही, केवल कानून बनाने देने से कोई भी अपराध खत्म नहीं होते। अगर कानून बनने से अपराध खत्म होते तो आज देश में कितने प्रकार के कानून बने हैं, क्या सब चीज पे अपराध खत्म हो गए? आपने कल ही देखा होगा, एक अभी पूरे देश में एक सुसाइड का केस चल रहा है पूरे टीवी में। तो क्या कानून बनने से अपराध बंद हो जाते हैं? कानून के साथ साथ अपराध, तो कानून बनने से अपराध कम नहीं होते। चितरंजन गगन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है चितरंजन जी, आप आज डिबेट में थोड़ा सा देरी से जुड़ रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि शराबबंदी लगातार बिहार में चल रही है, उसके बावजूद अब जो सूखा नशा है वो बिहार में युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि मोतिहारी और पूर्णिया में कार्रवाई हुई है, लेकिन कई जगह ऐसी भी है जो अभी भी अछूती रह गई है, और अब जो गांव है, झोपड़ी है, वहां तक नशा पहुंच रहा है। संतोष जी, देखिए, अपराध तो अपना काम कर ही रहे हैं। ठीक है, मनीष जी से इसका जवाब ले लेते हैं। मनीष जी जवाब दीजिए। संतोष जी, मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारे पुलिस प्रशासन एकदम चुस्त है। आज अगर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं रहती तो रात के 2 बजे इतनी बड़ी खेप नहीं पकड़ी जाती। तो हमारी प्रशासन तो पूरी चुस्त है। अगर थोड़ी भी उन्हें कोई सूचना मिलती है, तुरंत वहां छापेमारी होती है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। हमारी सरकार, कोई भी अपराध खत्म नहीं होते। अगर कानून बनने से अपराध खत्म होते तो आज देश में कितने प्रकार के कानून बने हैं, क्या सब चीज पे अपराध खत्म हो गए? आपने कल ही देखा होगा, एक अभी पूरे देश में एक सुसाइड का केस चल रहा है पूरे टीवी में। तो क्या कानून के साथ साथ
देखिए, अभी हम साथी का सुन रहे थे, कह रहे थे कि कानून जो है सो उसमें कानून बना दिया गया, लेकिन लागू करने की जिम्मेवारी लोगों के सहयोग पर है। सवाल यह कि कोई कानून बना देने से नहीं होता है, कानून लागू करने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है। और जब उसकी नीयत में खोट है तो फिर जो है सो कानून केवल दिखाने के लिए है। अब जैसे शराबबंदी का जो मामला है, जो पकड़ा रहा है जिस ढंग से, और उस शराबबंदी के साथ साथ अब जो है सो अवैध कारोबार हो रहा है नशीली दवाओं का, जिस ढंग से चरस, गांजा, अफीम काफी बड़ी संख्या में बिहार में आ रहा है। तो यह सब सरकार की मिली भगत से है। आज आप देखिए, चंपारण में पकड़ा गया है एक जनता दल यू के एक सीनियर नेता के गाड़ी में जनता दल यू के 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं आज मोतिहारी में। तो जो है सो यह एक पैरेलल समानांतर अर्थव्यवस्था चल रहा है बिहार में। इसके नाम पर राजस्व की हानि हो रही है। दूसरे तरफ जो सत्ता में बैठे लोग हैं वे जो है इससे माल कमा रहे हैं। अच्छा, मैं मेरा सवाल, आपने कहा राजस्व की हानि हो रही है, मेरा सवाल यह है कि शराबबंदी पर फिर से सोचने की जरूरत है। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि शराबबंदी जब तक महागठबंधन की सरकार थी और उसी के दबाव में शराबबंदी लागू की, उसके पहले देख लीजिए खुलेआम शराब की दुकान जहीं तहीं खुले थे। तो आज सरकार की मंशा ही नहीं है, वह तो जो है इसके नाम पर पैसा वसूल रही है, कलेक्शन का एक माध्यम बना हुआ है। और जो है सो आज बड़े पैमाने पर आप जो आज देख रहे हैं कि अपराध में भारी वृद्धि हो रही है। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण शराबबंदी है। और शराबबंदी के बाद जो एक चल रहा है अवैध कारोबार, अफीम का, गांजा का, चरस का, जो बड़े पैमाने पर बिहार में आ रहा है। और नौजवान नई पीढ़ी जो है वह जो सो नशे का शिकार हो रहा है, या तो जो सो और भी भयावह स्थिति हो गई है। जब शराब पर पाबंदी नहीं थी, शराबबंदी लागू नहीं था, उससे आज ज्यादा भयावह स्थिति हो गई है। जिस ढंग से आज नई पीढ़ी के लोग शराब के जगह पर नस्ली दवाओं का सेवन कर रहे हैं, तो जैसे केवल आर्थिक हानि, राजस्व की हानि ही नहीं है, बल्कि एक पीढ़ी को हम बर्बाद कर रहे हैं। पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। चलिए, संजय जी से भी ऐसी बात नहीं है। संजय जी से भी मेरा एक लागू करने, संजय जी से भी मेरा यही सवाल है रहती कि क्या वाकई अब बिहार में शराबबंदी पर एक बार फिर से सोचने की जरूरत है? जिस तरह की सोचने की मैंने कहा कि सरकार का नियत ही गड़बड़ है। सरकार चाहती ही नहीं है कि शराबबंदी लागू हो। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि शराबबंदी जिस स्टेट में लागू की गई वहां पूर्ण तरह से ये सफल नहीं हुई है। इसलिए सवाल मैं ये नहीं कह रहा कि आरजेडी पूछ रही है, ये सवाल मेरा अपना है कि क्या वाकई एक सवाल और आरजेडी के नेता उन लोग को पकड़े हैं, सरकार की नीयत साफ नहीं है। तो जब फेलियर हुआ शराबबंदी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि जिस जिला में तो नुकसान आर्थिक पहुंचेगा ही ना। अरे रात को 2 बजे पूर्णिया में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता गिरफ्तार किए हैं। क्या बोल रहे हैं चितरंजन गगन जी? नशे के कारोबार को सरकार को आपको चेक एंड बैलेंस करनी होगी और दूसरी तरफ काउंसलिंग सेंटर आपको खोलने पड़ेंगे। चितरंजन जी, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा। संजय जी का भी पॉइंट जान लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है वो। संजय जी, के पाठक जो बनाया गया था, उत्पाद आयुक्त बनाया गया था और माननीय मुख्यमंत्री के जिला में चितरंजन जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैंने उन्होंने कार्रवाई की, मैंने आपको समय दिया। संजय जी कुछ कह रहे हैं, आप उनको बीच में इंटरप्ट करेंगे, वो अपनी बात कैसे रखेंगे फिर? जी जी ठीक। मेरा कहना है कि सरकार की नाकामियों को गिनाइए, लेकिन अगर शराबबंदी से बिहार बदला है तो इसकी सराहना भी होनी चाहिए एक सार्थक विपक्ष के तौर पर। हम लोग बात कर रहे हैं कि शराबबंदी के कॉस्ट पर जिस तरह से सूखे नशे का कारोबार पड़ा है, सरकार को चेक एंड बैलेंस करना होगा। ये केवल आप डी एडिक्शन सेंटर पर डिपेंड करके इन नौजवानों को नहीं बचा सकते हैं। उसके लिए आपको काउंसलिंग सेंटर खोलनी होगी, स्मगलर तक आपकी पहुंच बनानी होगी, पुलिस फोर्स को टास्क देनी होगी। ये इतनी बड़ी बड़ी खेपे एक पीढ़ी को हीरोइन और ब्राउन शुगर और जिस तरह से चरस और अफीम के नशे में ये गिरफ्त में लिया जा रहा है। ठीक है, 1-2 खेपे आपने पकड़ ली, तो क्या इतनी ही खेपे आती हैं क्या? ठीक है,
एक रिएक्शन संतोष जी से भी ले लेते हैं कि क्या संतोष जी वाकई जो बिहार में शराबबंदी कानून है उस पर फिर से विचार करने की जरूरत है, उसको और कड़ा करने की जरूरत है, या उसमें कुछ ढिलाई देने की जरूरत है? आपको क्या लग रहा है? संतोष जी, ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, लेकिन इसका जवाब देने के लायक मैं अप्रोप्रिएट आदमी नहीं हूं। लेकिन एक दूसरी बात है जो मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं जी। जो नशा और प्रोस्टिट्यूशन, अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा अनपार्लियामेंट्री हो रहा है। ये इटर्निटी से है, जब से मानव जाति है तभी से है, और इसको पूरी तरह कभी खत्म नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, ये हमें समझना होगा। तो समय की कमी है। तमाम मेहमान जो मेरे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल वही कि बिहार में अगर शराबबंदी लागू हुई, और जिसका असर भी दिख रहा है कि शराबबंदी लागू होने के बाद जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सुखद स्थिति में पा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ अब उसका विकल्प तलाशा जा रहा है सूखे नशे के तौर पर। और ऐसे में अब सूखे नशे पर जो कार्रवाई हो रही है उनको क्या और कड़ा करने की जरूरत है, उस पर बाकायदा कानून बनाकर रणनीति के साथ चोट करने की जरूरत है, इस पर विचार करने की जरूरत है। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।